इंडियन पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 संविधान के प्रमुख विशेषता साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के निर्माण के पश्चात भारत के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जो कि किए गए 7वें, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 97वां व 101वां संविधान संशोधन। इन संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बड़े बड़े परिवर्तन किए गए। इसमें जो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, इस संशोधन को अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। केशवानंद भारती वन वर्सेस केरल सरकार जो वर्डिक्ट आया था 1973 में, इसमें इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था करी कि आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा संसद संविधान में परिवर्तन तो कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, वो उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। उसमें पहला आता है सबसे लंबा और लिखित संविधान। हम संविधान मोस्टली दो प्रकार वर्गों में बांट सकते हैं। तो लिखित संविधान, जो कि जैसे अमेरिका का संविधान, वो दूसरा होता है अलिखित, मतलब जो लिखा हुआ नहीं है संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान आता है। मूल रूप से जो भारत का जो संविधान बना था, जब बना था, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां, माफ 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग, 8 अनुच्छेद थे। वर्तमान के अकॉर्डिंग इसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियां इसमें विद्यमान है। बाकी संविधान का इतना लंबा लिखित संविधान बनाने का रीज़न क्या था? एक तो पहले रीज़न आता है, एक तो जियोग्राफिकल रीज़न, भौगोलिक कारण, क्योंकि भारत जो आता है एक बहुत बड़ा देश होने के साथ 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 इनमें भारत में काफ़ी विविधता है, डाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है। दूसरा आता है ऐतिहासिक रीज़न। ऐतिहासिक रीज़न में आता है भारत जो होता है भारत शासन अधिनियम 1935, जो अपने आप में खुद एक बहुत लंबा अधिनियम था, बहुत बड़ा अधिनियम था। ठीक है। तीसरा आता है संविधान सभा में एक जो कानून एक्सपर्ट जो थे, लॉ एक्सपर्ट्स का शामिल होना। ठीक है, ये रीज़न थे तीन। अब आता है विभिन्न स्रोतों से निहित विहित संविधान। भारत का संविधान के जो सोर्स आते हैं वो काफ़ी अलग अलग वैराइटीज़ के जिसमें के तहत भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के संविधानों में भारत की प्रकृति के अनुसार संशोधन करते हुए इनमें इन प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। संविधान का अधिकांशतः ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। संविधान का जो दार्शनिक भाग होता है, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, ठीक है, वो अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित आते हैं। ठीक है, अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। वहीं भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, जैसे कैबिनेट, सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, वो ब्रिटेन के संविधान से लिए आते हैं। संविधान के अन्य प्रावधान जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, एसएसआर, यूएसएसआर, इन देशों से भी हमने संविधान उधार लिया है, भारत की प्रकृति के अनुरूप इनमें संशोधन करके। ठीक है, नेक्स्ट इसके अतिरिक्त हाँ, अब आता है नम्यता, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी या फिर हार्ड। नम्यता या अनियमितता का समन्वय भी, इसमें कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करें तो संविधान दो तरह से हो सकता है, एक तो कठोर और एक नम्य और अनम्य। कठोर संविधान में होता है जिसमें संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे अमेरिका का संविधान। वहीं दूसरी ओर अनम्य संविधान वह संविधान होते हैं जिसमें संशोधन के लिए की प्रक्रिया वही उसे होती है जिस तरह से आम कानून के निर्माण की प्रक्रिया होती है। कोई कानून बनाना तो इसमें ठीक है। भारत का संविधान न तो अधिक नम्य न ही अधिक कठोर है। 368 की प्रकृति के अनुरूप भारत में के तहत संविधान संशोधन के प्रावधानों के तहत दो तरह के उपबंध, एक कुछ उपबंध में
संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि सदन के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति के पश्चात कुल सदस्यों का में उपस्थित कुल सदस्यों में बहुमत। ठीक है, दूसरा आता है संसद के विशेष बहुमत में पारित होने के पश्चात आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, ये होते हैं संविधान संशोधन के तरीके भारत में। अब है फोर्थ जो फीचर आता है वो आता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान जो होता है संघीय सरकार की स्थापना करता है। ठीक है, इसमें संघ के लक्षण विद्यमान होते हैं, जैसे दो सरकार हो गया, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदन। लेकिन हालांकि फिर भी भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में क्या में एकात्मकता के लक्षण भी विद्यमान होते हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक ही संविधान, एक ही नागरिकता, संविधान का लचीला होना, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना और अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान। हालांकि ये लक्षण है, फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया। अनुच्छेद 1 में भी भारत का उल्लेख जो राज्यों के संघ के रूप में किया गया। इससे दो बातें निकल के सामने आती है राज्यों के संघ। एक तो पहला, भारतीय संघ राज्य के बीच हुए जो भारतीय संघ जो है वो ये राज्य जो आते हैं इनके बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, अब चूंकि समझौता तो है नहीं, दूसरा समझौता है। ठीक है, दूसरा, किसी भी राज्य को भारत के इस संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, अब सरकार का संसदीय रूप। ठीक है, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है। संसदीय व्यवस्था के तहत विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय व सहयोग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका उपस्थित बहुमत दल की सत्ता होते हैं। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही होती है। विधायिका में मंत्रियों का सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। निचले सदन को विघटित किया जा सकता है। निचला सदन है लोकसभा एवं राज्यसभा। हालांकि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसे ब्रिटेन की संसद प्रणाली भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, संप्रभु संसद नहीं है पे इस क्योंकि संसद ही सब कुछ नहीं है, कोर्ट भी आता, सुप्रीम कोर्ट भी है वहाँ पर। ब्रिटेन में कोर्ट सब, संसद भी सब कुछ है। इसके अलावा भारत का प्रधान जो होता है वो निर्वाचित होता है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों। ठीक है, वहीं भारत जो कि ब्रिटेन का जो प्रधान होता है वो उत्तराधिकारी व्यवस्था पर आधारित होती है। संसदीय संप्रभुता एवं न्याय एक सर्वोच्चता में समन्वय। चूँकि अब देखिए हमने पढ़ा है कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वहीं अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया गया है। वहीं जबकि भारत में संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संसद से जुड़ी हुई है, जबकि न्यायपालिका के सर्वोच्च अमेरिका के की सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है से लिया गया। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार भारत में भी जो सर्वोच्च न्यायालय का सिस्टम होता है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान होता है वो विधि की नियत प्रक्रिया के प्रावधान पर आधारित है, वहीं भारत का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर स्थापित होता है। ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायालय सर्वोच्चता के बीच इस भारत में इन दोनों ही बीच में समन्वय स्थापित किया गया है।
ब्रिटेन के भारत की संसदीय संप्रभुता इसलिए नहीं है क्योंकि नहीं क्योंकि इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है वो वो इस संवैधानिकता की जांच करता है संसदीय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की। ठीक है। अब एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र भारत में जो आते हैं इंटीग्रेटेड एक दूसरे से लिंक के स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित की गई है जैसे सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है फिर उसके नीचे राज्य न्यायालय उच्च न्यायालय होते हैं फिर उसके उनके नीचे जिला न्यायालय सेशन कोर्ट्स ये होते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संघीय अदालत आती है इनके नीचे फिर अन्य कोर्ट्स वगैरह आती हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार उनके अधिकारों की रक्षा करता है। वह संविधान के संरक्षक की तरह भी काम करता है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान को शामिल किया गया है जैसे न्यायाधीश जो होते हैं उनके कार्यकाल को निश्चित कर दिया गया। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें रखी गई। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का व्यय निर्धारित किया गया। ठीक है। अब जो विधायिका जो होता है विधायिका में न्यायालयों के कामकाज विधायिका में यानी संसद में न्यायालयों के कामकाज की जो होती है उसकी चर्चा पर रोक लगाई गई। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक लगाई गई। कोर्ट की अवमानना होने पर कोर्ट के द्वारा दंड देने की शक्ति प्रदान की गई। ये कुछ प्रावधान है। ठीक है। अब आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य जो होता है वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन करना पड़ा। कार्यपालिका और विधायिका के कार्यपालिका विधायिका के जो मनमाने कानून कानून बनाने पर निरोध की तरह कार्य करते हैं। न्यायालय को इनकी सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है जिसके आधार पर जो होते हैं न्यायालय जो होते हैं रिट इशू कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण परमा आदेश प्रतिषेध अधिकार पक्ष व प्रेषण। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं लेकिन वे अपरिवर्तनीय ऐसा नहीं है कि वे अपरिवर्तनीय नहीं हैं। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा माध्यम से समाप्त कर सकती है इनमें कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ दें तो आपातकाल की स्थिति में ये सभी अधिकार स्थगित हो जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया है। भारत के संविधान में चौथे भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया। 3 वर्गों में विभाजित होते हैं सामाजिक, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का रीज़न ये था कि जब भी विधायिका कोई विधायक बनाए तो उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए काम करवे। मिनर्वा मिल्स 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर रखी गई है। मौलिक कर्तव्य। हालांकि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन के दौरान ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। इसे भारत के संविधान के 4A भाग में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 के तहत शामिल किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता व अखंडता को रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति व धरोहर का अनुरक्षण करे, भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करे। हालांकि यह जो अधिकार जो आते हैं वो कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की भारत का जो संविधान है वो किसी भी धर्म को अपनाने की मान्यता नहीं देता है और धर्मनिरपेक्षता जो होती है भारत के संविधान में
में जो धार्मिकता प्रदर्शित होती है वो आती है एक तो 42 से संविधान संशोधन प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। प्रस्तावना हर भारतीयों को पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता देती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष चाहे वह किसी भी धर्म का हो सुरक्षा प्रदान करती है। धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव पर स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है। और उसे अपने धर्म के अनुसार आचरण करने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने आदि स्वतंत्रता प्रदान करती है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, उसे पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता है। अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए कर अदा की बाध्यता से फ्री करता है। शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश देने पर प्रतिबंध लगाता है। नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति की सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। वह अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को शामिल किया गया है, जिसके तहत जो होता है 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति मतदान दे सकता है। पहले यह उम्र जो थी वो 21 वर्ष थी, जिसे 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत परिवर्तित कर दिया गया था। वयस्क मताधिकार जो होते हैं समानता के सिद्धांत पर आधारित है। वह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का भी प्रतीक होता है। एकल नागरिकता। भारत के संविधान में भारत के सभी नागरिकों को एक नागरिकता प्रदान की गई जो कि भारतीय नागरिकता आती है। वहीं अन्य देश जैसे अमेरिका के संविधान में अमेरिकी नागरिकों को 2 तरह की नागरिकता प्रदान होती है, राष्ट्रीय नागरिकता एवं राज्य नागरिकता। ठीक है। ये नागरिकता जो आती है वो एकात्मकता को प्रदर्शित करती है। वहीं ये वयस्क मताधिकार तो अलग है ही। स्वतंत्र निकाय कुछ स्वतंत्र निकाय की भी स्थापना की व्यवस्था की गई संविधान में, जैसे निर्वाचन आयोग जो कि चुनाव का कार्य देखता है। ठीक है। भारत का नियंत्रक है मालिका परीक्षक जो कि जो सरकार के द्वारा किए गए व्यय का के ऑथेंटिकेशन करता है, उनका वैधानिकता पर टिप्पणी करता है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना। संघ लोक सेवा आयोग जो विभिन्न से केंद्रीय सेवा उच्च स्तरीय सेवाओं पर चयन करता है, वहीं राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती करता है और राज्यपाल को सलाह देता है। आपातकालीन प्रावधान के बारे में बात करें तो 3 तरह के आपातकाल उनके प्रावधान होते हैं, जिसके इन आपातकालीन प्रावधानों के तहत जो सरकारी ढांचा जो होते हैं वो संघ से एकात्मकता की ओर चला जाता है। 3 राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता को खतरा होता है, वो होता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत। राज्य में आपातकाल 2 अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, एक तो 356 और एक 365। 356 के तहत जब जो राज्य सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चल रही होती है, तो 356 के तहत, और 365 के तहत जब केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहती है। ठीक है। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल नंबर 360 के तहत लगाया जाता है। अब त्रिस्तरीय सरकार, मूल रूप से भारत का संविधान भी अन्य भी संविधानों की तरह ही द्विस्तरीय था। ठीक है, यानी केंद्र और राज्य। लेकिन 1992 में उनके 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा तो ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वहीं 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियाँ, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसे मौलिक
अधिकार के रूप में शामिल किया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया वह जो होता है संविधान के नया भाग 19B जोड़ा गया। अब संविधान की आलोचनाओं के बारे में बात करें तो भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ये विभिन्न देशों से लिया गया संविधान है, विधान है, इसलिए उधार का संविधान। इसके परिप्रेक्ष्य में भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हालांकि माना जाता है कि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों को के प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन इसमें जो प्रावधान किए गए वो भारत की प्रकृति के आधार पर परिवर्तन करके शामिल किए गए। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी कहा गया। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, क्योंकि हाँ कहा जाता है कि इसके भारत के संविधान में का एक बहुत बड़ा भाग 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है, लेकिन कहा इसके उत्तर में अम्बेडकर साहब ने कहा था कि उधार लेने में कोई बुरी बात नहीं होती, किसी कानून पे कोई पेटेंट राइट्स तो है नहीं। गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी, गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी कहा गया, भी कहा गया जिसके पक्ष में एक हनुमंतैया जी ने कहा था कि हम वीणा की परिकल्पना कर रहे थे और ये तो इंग्लिश बैंड है। लोकनाथ मिश्र ने कहा कि यह पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। गांधीवादी विचारधारा से दूर संविधान कहा गया, क्योंकि ये इसलिए कहा गया क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो संविधान हो ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित किया जाए, तो लेकिन ऐसा उस टाइम पे नहीं था। तो हनुमंतिया ने कहा था कि ये वही संविधान जिसे गांधी जी कभी नहीं चाहते थे। महाकाय है, अगर भारत के संविधान बहुत भविष्य का सबसे लंबा संविधान है, तो इसलिए इसे महाकाय संविधान कहा गया। वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया, क्योंकि इसके निर्माण में अधिकांशतः योगदान जो था वो वकीलों का ही था, और इसमें वैसी भाषाओं का उपयोग किया गया, कानूनी भाषाओं का भी। एंड ये तो ठीक है, ये कुछ ये अनुसूचियां हैं 12 है। भारत शासन अधिनियम, अब ये कुछ जो जो भारत की राजव्यवस्था में जो भारत शासन अधिनियम 1935 से शामिल किया गया था। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान व प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन के संविधान से लिए गए संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनवाद, संसदीय विशेषाधिकार। अमेरिका से लिया गया मूल मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति के पद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवश्य शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र या राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी होना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करना। जर्मनी के वाइमर संविधान से लेकर आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन होना। आपातकाल का प्रावधान तो 1935 से लिया गया, आपातकाल का मूल अधिकार का स्थगन जर्मनी के वाइमर से लिया गया। सोवियत संघ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना व न्याय। फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना व स्वतंत्रता, समता व बंधुता। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लेकर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से लेकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।